Assalamu alaikum and welcome to Market with Shahzad Iqbal. Today is Monday 8 September 2008. इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे था। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस पर, बैंकिंग सेक्टर के जो नए रेगुलेशंस हैं उससे क्या इम्पैक्ट आएगा बैंकिंग सेक्टर पर, और इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी बात करेंगे। स्पेशली अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए हैं तो इस सेक्टर का क्या रोल होगा इकोनॉमी में, और टेक्सटाइल सेक्टर जो है किस हद तक कंट्रीब्यूट करेगा एलएसएम की ग्रोथ में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस पर। मार्केट का आगाज अच्छे नंबर्स के साथ हुआ। इनफैक्ट एट वन पॉइंट मार्केट में जो है 100 पॉइंट्स से ज़्यादा का इजाफा था, और ये एक्सपेक्टेड भी था। इलेक्शन के बाद जब अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी तो मार्केट जो है कुछ अच्छे नंबर्स दिखाएगी, बट बहुत थोड़ी देर के लिए मार्केट ने इन अच्छे नंबर्स को शो किया। इसके बाद मार्केट में फिर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और मार्केट क्लोज हुई 9296 पॉइंट्स पर, गोइंग डाउन बाय ऑलमोस्ट 46 पॉइंट्स। आज जो है मेंबर्स के दरमियान मीटिंग भी होगी और उस मीटिंग में प्रिवेलिंग कंडीशंस के बारे में डिस्कशन होगी और गोइंग फॉरवर्ड क्या मार्केट को फ्लोर रखना है एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 27 अगस्त या फिर इस फ्लोरिंग को हटा दिया जाएगा। प्रेशर है काफ़ी एंड से। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और जेपी मॉर्गन जैसे हाउसेस जो हैं इस फ्रीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। मीटिंग 2:45-3 बजे शुरू होगी और आउटकम जो है ऑब्वियसली कुछ देर से आएगा, तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। मार्केट में वो लो वॉल्यूम्स भी रहा और इवन KC30 इंडेक्स में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। बट येस, एज फार एज द वॉल्यूम्स आर कंसर्न, अगर आप ईयरली एवरेज लें उसके मुकाबले में कम थे, बट जो लास्ट कुछ हफ्तों से हम मार्केट में वॉल्यूम देख रहे हैं उससे कुछ बेहतर टर्नओवर मार्केट में विटनेस किया गया। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टोरी, बैंक्स की रेगुलेशंस के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अलाइड बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर आफ्ताब मंजूर साहब। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, रेगुलेशन से आप यकीनन वाकिफ हैं, और ये जो इजाफा किया है मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट में, 2013 तक बैंक्स को 23 बिलियन करना है, 2010 तक जो है 10 बिलियन रुपए तक करना है, और जबकि अभी हम देख रहे थे कि 2009 तक सिर्फ 6 बिलियन तक करना था। तो क्या इस पर आपका व्यू है? डू यू थिंक ये एक करेक्ट डिसीजन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? जी, आई थिंक डेफिनेटली करेक्ट डिसीजन एंड इट विल वर्क टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग द बैंकिंग सेक्टर एंड आल्सो मेकिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेक्टर स्ट्रांग। और आप देखें बाकी आसपास नेबरिंग कंट्रीज में और बाकी डोमेन्स में देखें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो तकरीबन इसी रेंज में है। तो ये बताएं कि इससे पहले भी हमने देखा था जब फर्स्ट राउंड ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखे गए, उस वक्त भी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट में स्टेट बैंक ने कहा था कि हर साल 1 बिलियन से बढ़ाएंगे और 6 बिलियन कर देंगे 2009 तक, तो वो भी बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब एकदम से इतना तेजी से रिक्वायरमेंट बढ़ाने का तो ये मतलब है कि स्मॉल साइज के अलावा मीडियम साइज बैंक्स को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। आई थिंक मीडियम साइज बैंक्स को भी अपनी इक्विटी कैपिटल अपने आप को सेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड दैट विल हैपन। आई थिंक एक तो ये डेफिनेटली कंसोलिडेशन होगी जी, बट क्योंकि अगर आप कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले कि हमारा इन ए पॉपुलेशन ऑफ 160 वी हैव अबाउट 40 बैंक्स, whereas in the neighboring with a population of a billion they have 80 banks. So उस हिसाब से I think हमारे कुछ जरा लगते कुछ ज्यादा ही हैं बैंक्स। We need stronger banks and going forward we'll need, because वैसे भी अगर आप देख लें रीजनल बैंक्स से अब कंपेयर कर लें तो हमारा बैंक कोई बैंक भी हैं, बड़े से बड़े बैंक भी रीजनल बैंक की लेवल पे नहीं आते। तो जब वो ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, तो दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। दैट्स हाउ दे विल बी एबल टू ग्रो इन out of Pakistan into become regional banks. मंजूर साहब, अब कैसा देखते हैं आप इस सिचुएशन को? कुछ बैंक्स जिनके रिजर्व्स अच्छे हैं वो तो ऑब्वियसली बोनस शेयर्स इशू कर सकेंगे, कुछ बैंक्स राइट्स भी इशू कर लेंगे, और कुछ बैंक्स में ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स नई इक्विटी, फ्रेश इक्विटी भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली लगता है ऐसा ही है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के जरिए ही इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? जी बिल्कुल, डेफिनेटली होंगी और आई थिंक उससे और कंसोलिडेशन मार्केट में होगी। जो मार्जिनल प्लेयर्स हैं उनके लिए मसला जो होगा तो दे विल मर्ज एंड कंसोलिडेट डेफिनेटली। दो इश्यूज मेरे जहन में है इस वक्त। एक तो ये कि अगर कम बैंक्स होंगे तो कार्टलाइजेशन का चांस अच्छा खासा हो सकता है, इनफैक्ट चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कार्टलाइजेशन के,
और सेकेंडली अगर बड़े बैंक्स में से, मेगा बैंक्स में से कोई खुदा ना खास्ता बैंक डिफॉल्ट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज्यादा बुरे होंगे फिर। नहीं, आई मीन दो चीजें फर्क है व्हाट यू आर सेइंग। एक तो ये कि कार्टेल कोई 25 बैंकों का कार्टेल नहीं बनता। अगर अभी 40 हैं और कुछ अरसे के बाद 25-30 होंगे तो वो कार्टेल लाइक सिचुएशन नहीं होगी। कंपटीशन विल बी देयर, देयर विल बी इनफ बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ इन द, अगर इफ बैंक्स मूव इन द राइट डायरेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगी। और मेगा बैंक कोलैप्स अगर जिसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, जिसका कैपिटल स्ट्रांग होगा, तो वो आई थिंक कोलैप्स करने की भी चांसेस कम हो जाएंगे, कम ही हो जाएगी ना जी। आई मीन दैट्स द रीजन फॉर दीज स्टेप्स के टू मेक इट स्ट्रांग सो दैट कोलैप्स करने के रीजन कम हो जाए। और इस मीटिंग में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर साहिबा ने एड्रेस किया चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ऑफ डिफरेंट बैंक्स, तो जो मीडियम साइज और स्मॉल साइज बैंकर्स थे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? वर दे ओके विद दिस? There was no violent objection to this. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का आफ्ताब मंजूर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ अलाइड बैंक। एकरी सिक्योरिटीज़ की ये जो रिसर्च रिपोर्ट है इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक हैं वो तो अपनी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट को अचीव करने में इजीली कामयाब हो जाएंगे। मीडियम साइज बैंक्स लाइक अस्करी बैंक और बैंक अल फलाह, उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो बोनस या फिर राइट्स इशू करके अपनी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। और जो स्मॉलर बैंक्स हैं जिसमें KSB, सुनहरी बैंक, माय बैंक, आरिफ हबीब बैंक, JS बैंक, इन बैंक्स को जो है मुश्किलात पेश आ सकती हैं एंड परहैप्स ये वो बैंक्स हों जो कि एक्वायर कर लिए जाएं या फिर मर्ज हो जाएं कुछ और बैंक्स के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर और टेक्सटाइल सेक्टर पर तफसीलन डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मार्केट विद शहजाद इकबाल। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं मिस्टर अजीज़ मेमन साहब, किंग्स ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनसे बात करेंगे LSM और इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर पर। अजीज़ मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ़ लाने का। कैसे देख रहे हैं अजीज़ साहब आप LSM जो सेक्टर है उसके रोल का इन द इकॉनमी, और इसके अलावा टेक्सटाइल का ख़ास तौर पर काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं अगर पाकिस्तान को अपना एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करना है हर साल की तरह, ख़ास तौर पर नज़रें जो हैं टेक्सटाइल सेक्टर पर होंगी इस दफ़ा भी? बिल्कुल, टेक्सटाइल सेक्टर ही सेक्टर है जो 67-68% जहाँ से इस साल थोड़ा सा कम हो गया था, 65 हो गया था, वो कम भी हुआ था हमारी अपनी, बिकॉज वी डिड नॉट हैंडल इट प्रॉपरली। वी कैन रीगेन द मार्केट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव बीन लूजिंग द मार्केट फॉर वेरियस रीजंस, और अगर कुछ डिसीजंस जो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। किस तरह के? R&D का है, R&D का इशू है, और भी एक टेक्सटाइल पैकेज पूरा है पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट हैड इज ओन इश्यूज, पर अब हम जब सारे मसाइल हल कर चुके हैं, जजेस भी रिस्टोर हो गए हैं, वी हैव ए न्यू डायनामिक प्रेसिडेंट हु इज ऑन सीट, so I think that we have left behind most of the political issues. So now for the government the time is that they should look at the economic issues and as soon as possible without wasting much time. अजीज साहब, अब तक जो हमने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 5-6 महीने में डिफरेंट इश्यूज थे, जजेस के इश्यूज थे, कोएलिशन का टूटना, साथ आना, ये काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका रहा? जो आपके बायर्स हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते थे उस वक्त आपसे कि आपके यहाँ कोएलिशन नहीं चल सकती, आपके यहाँ गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो हम आपसे ऑर्डर्स नहीं लेंगे, आपको ऑर्डर्स नहीं देंगे? इस तरह के डायलॉग्स हुए आपके बायर्स के साथ? देखिए, मल्टीपल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ साथ जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, फिर नॉर्थ में जो हमारे साथ जो ये तालिबानाइजेशन है और हमारी जो वॉर अगेंस्ट टेरर वाली चीज़ है, वो भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट्स को। तो बट आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम कि वी कैन टर्न अराउंड, बिकॉज वी आर नाउ गॉन डाउन क्वाइट अ बिट, और मैं समझता हूँ कि विद द न्यू लीडरशिप देयर हैज़ टू बी सम चेंज
And I hope that the government, especially the Ministry of Finance, the Ministry of Commerce, they will not lose any more time. स्टेबिलिटी अगर गवर्नमेंट में रहती है डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के हर बिजनेसमैन, हर इन्वेस्टर के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर और ख़ासतौर पे पूरे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ और भी मसाइल हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो ये कहते हैं कि हमारे लिए कम्पीट करना इंटरनेशनल मार्केट से बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये इश्यूज़ तो अपनी जगह पर रहेंगे और काफ़ी सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि वो इनएविटेबल हैं, जिनको पॉलिसी के जरिए आप उनकी कॉस्ट कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड फंड है जिससे वो सपोर्ट कर सकता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मसला कैसे हल होगा? हाउ विल यू कम्पीट? कोई प्लान इसका है इफ द कॉस्ट डजंट कम डाउन? देखिए ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के भी जो है वो वेरियस रीजन है। एक तो इन्फ्लेशन आप देखें इस वक्त बहुत हाई है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि जो आज तक कई मिलिट्री गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी थे, कि जो यूटिलिटीज़ पे से सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जी। दिस हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, बट एज फार एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसर्न वी हैव ए प्रॉब्लम ना जी। हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई जी। अब जहाँ पर रुपी स्लाइड कर रहा है तो उसका इफेक्ट एक्सपोर्टर्स को जो आ रहा है वो तो डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए कि हमें कई कंपोनेंट इंपोर्ट करने हैं और वो जितना ही रुपी स्लाइड होता है इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इतने इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उससे कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम रुपी जो है इट वाज 60-61 अगेंस्ट यूएस डॉलर। उस वक्त जितने भी एक्सपोर्टर्स से, खासतौर पर टेक्सटाइल के लोगों से मैंने बात की, तो उनका यही व्यू था कि अगर यहाँ पर रुपी 10-12% डिप्रिशिएट कर जाए और अगर स्टेट बैंक इंटरवीन ना करे, डॉलर के अगेंस्ट पेग ना रखे, तो जो है एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा। अब जब रुपी 20% डेप्रिशिएट कर गया है तो वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स पे हमारा इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। बात यह है कि हम आज 3 साल पहले भी हमने कहा था कि रुपी की जो वैल्यू थी वो 60-61 नहीं थी, 65-66 थी। अगर वो ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन करके 66-68 तक पहुंच जाता और अभी फिर थोड़ा सा ग्रेजुअली ट्रिकल कर जाता, वो नहीं हुआ। अब जो है वो एक सडन फॉल जो हुआ रुपी का, तो उसने जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है, आपका कैपिटल मूव कर गया यहाँ से, जो रेमिटेंसेस आ रहे थे वो रुक गए। वो कह रहे हैं कि आज 77 के रेट पे हम नहीं करते हैं, 80 का रेट हो जाएगा तो कर देंगे। तो उसके जो है नेगेटिव भी चीज़ें हो गई ना उसके साथ साथ। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है उस पर आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना होगा? 10% होगा, 15% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके जो 10-15% की कॉस्ट है उस पर आपको जो है रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन बाकी 85% कॉस्ट आपकी लोकल जो कॉस्ट है वो है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके साथ साथ आप देखें कि जो है वो डेली आप यू ओपन द न्यूज़पेपर एंड सम यूटिलिटी प्राइसेस हैव गॉन अप, आइदर इलेक्ट्रिसिटी और गैस इशू है जी। वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। अब मिनिमम वेजेस आपने जो है पिछले 1.5 साल में जो है वो 3 बार बढ़ा दी हैं। तो ये देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इज़ मेकिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई एंड हाई, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जबकि और कंट्रीज जो कंपीटिंग कंट्रीज है, इंडिया एंड चाइना, जो उनको करना है, जो कैश सब्सिडी दे रहे हैं या जो भी बेनिफिट दे रहे हैं, उसको इतना ड्रैग ऑन नहीं कर रहे हैं। दे टेक इंस्टेंट डिसीजंस। हमारे पास जो है वो चीज़ जो है वो फैसले बहुत लेट हो रहे हैं। अब द प्राइवेट सेक्टर गेट्स इरिटेटेड विद दैट, इट हैज़ टू बी डन फास्ट। वी आर लूजिंग ऑर्डर्स ना, हम ऑर्डर्स लें। अब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 6 बार आकर के टीवी पे कह दिया कि R&D इज अप्रूव्ड, लेकिन अभी तक नहीं हुई। नहीं, वो कह रहे हैं हो गई है, पर ये कि हम तो वो उस वक्त कहेंगे हो गई जबकि पैसे आने शुरू हों। सही। और कितने की वो तो छोड़ें, जो जून की R&D है जो पिछले बजट में अप्रूव थी जी, वो स्टेट बैंक रिलीज नहीं कर रहा है। अच्छा,
तो अब वो देखिए उसमें कितने पैसे जो है हेल्डअप है, और जबकि इस वक्त मार्कअप रेट बढ़ गया है। बोरिंग मनी कॉस्ट भी तो इज ऑल्सो वन फैक्टर। जो हम आज से 2.5 साल पहले एक्सपोर्ट रीफाइनेंस ले रहे थे 1.5 से 2% पे, आज हम 8.5% पे ले रहे हैं। तो अब यू लुक एट इट के इट इज गॉन 4 टाइम्स। जो इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने अपनी फाइनेंसिंग करवाई थी 5% 6% पे जी, अब आज तो वो दे आर पेइंग बैक एट 15% 16%। तो अब कैसे, हाउ कैन दे, देयर होल फिजिबिलिटी हैज गॉन berserk। ठीक है, लेकिन कुछ आप ये मानते हैं कि आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रुपये ने इतना डिप्रिशिएट किया है। नहीं डेफिनेटली होगा, मगर वो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि काउंटर हो रहा है, बिल्कुल काउंटर हो जाता है उसमें, फिर जो है वो, और उसी रेट से आपका जैसे रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है तो उससे जो है वो इतना ही इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है, तो वो डेट इज गेटिंग डिफीटेड ना। तो मैं ये पूछ रहा था, अब प्लान क्या है? ऑब्वियसली अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो चीज़ बनाते हैं बाहर मुल्क वही चीज़ बनाता है सेम क्वालिटी की, उनकी कॉस्ट कम होती है, बाहर के पास एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो दूसरे मुल्क से जाके खरीदे। व्हाट इज द प्लान? अब क्या किया जा सकता है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन खाली यही कि कॉस्ट नीचे की जाए, या फिर डू यू थिंक यू कैन सेल एट अ हाई प्राइस? नहीं, अब 2-3 चीज़ें हैं ना। अब ये जो टेक्सटाइल पैकेज है ये R&D का इशू है। होपफुली टेक्सटाइल पैकेज में क्या क्या चीज़ें आप अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? मेन तो उसमें R&D है। सही, 12 बिलियन रुपए की देंगे, आपने तो 40 बिलियन की कहा था, तकरीबन 12 बिलियन है, 12 बिलियन मिलेगी। सही, और भी कुछ चीज़ें उसमें हैं शामिल। अगर वो क्लियर हो जाता है तो उससे एक जो है वो हेल्प मिल जाएंगी। दूसरा, वी हैव गॉट टैरिफ इश्यूज। यूरोपियन यूनियन से जब से नई गवर्नमेंट आई है वो बात कर रही हैं कि जैसी टैरिफ कंसेशंस जी और कंट्रीज इंजॉय कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज खास तौर पर। जी हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज, तो हमें वो कुछ कैटेगरीज पे दे दें। वर्बली कहा गया है हमें कि वो भी मान गए हैं। फिर अगेन वही बात है कि वर्बली बात है कितना कि आप लोग देते हैं ये जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं? अराउंड 11 to 12%। 11 to 12%। ये दूसरे डेवलपिंग नेशंस को मिलता है, बांग्लादेश को मिलता है, पाकिस्तान को नहीं मिलता। दे आर एग्जाम्प्टेड। हम तो वो सब मांग ही नहीं रहे ना, हम तो कुछ चंद कैटेगरीज पे मांग रहे हैं। ठीक है, कि अगर वो हमें जो निट की 4 है, 5 है, वोवन की बॉटम्स हैं, इनको अगर वो फ्री कर दें तो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि प्रायर टू 9/11, आफ्टर 9/11 हमें जब EU ने टैरिफ कंसेशन दिए जो एक्सपायर हो गए ऑन 1 जनवरी 2005, तो वी हैड एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय $400 to $450 million जस्ट ऑन दैट काउंट। USA ने इन प्रिंसिपल ROZs एक्सेप्ट कर लिए हैं, मगर उनकी सेनेट को उसको अप्रूव करना है। उसके लिए भी थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर चाहिए कि अगर वो हो जाता है तो वो जो ROZs जो है वहाँ से जो गुड्स बन के जाएंगे दे विल लैंड इन USA टैरिफ फ्री। सही है। सो दैट विल आल्सो बी, गवर्नमेंट से यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। जी हाँ, वी नीड दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि टैरिफ कंसेशंस हैं, और जो है वो जो गवर्नमेंट को जो पैकेज देना है वो दे दें, जल्दी फारिग कर दें, ताकि जो है वो फिर हम बड़े ऑर्डर्स हाथ में लें और उनको हम मना न करें ना। इस वजह से कि टुडे इंडस्ट्रीज आर क्लोजिंग डाउन, दे कांट होल्ड टू इट। देयर हैज टू बी सम डेडलाइन कि अभी इस तारीख को कर देना है इसको। सही है। ये बताएं कि कॉटन पर भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा। वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि कॉटन कंजम्पशन का जो टारगेट इस दफ़ा सेट किया गया 112 मिलियन टन का, थोड़ा सा कम हुआ है। गवर्नमेंट ने आते साथ बजट में ये जाहिर कर दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर वो फोकस रखेंगे अपना। BT सीड्स की बात हो रही है, वो भी अगर आते हैं तो ऑब्वियसली आपकी यील्ड में अच्छा खासा फर्क आएगा। बहुत अच्छा, इंडिया में एग्जाम्पल उन्होंने जब टेस्ट किया था 40% उनकी यील्ड्स एक साल में ही बढ़ गई थी। तो अगर इंडिया की आप देखिए इस साल जो है वो दे हैव डन 32 मिलियन बेल्स, और पाकिस्तान शायद 11.5-12 मिलियन बेल्स के आसपास। जब हम आज से 6 साल पहले 11.5-12 पे थे तो इंडिया 13-13.5 पे था। आज हम वहीं हैं, वो 32 में चले गए। क्या अपडेट है इस पर? हो गया है BT कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट? आई वी गेटिंग इट दिस? बट इट इज इन द पाइपलाइन। दैट विल हेल्प ऑफ कोर्स। एंड देन वन मोर थिंग इज दैट वी नीड टू gear up our power generation. That is also one of the biggest disaster that in last 8.5 years हमने 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज नहीं की।
अब जो है वो ये तो ओवरनाइट नहीं हो सकता है ना, सही है, इट टेक्स टाइम। अब पावर शॉर्टेजेस ये है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि वो एक स्टाफ लेट आता है, शेव भी बना के नहीं आता है, कहता है रात भर बिजली नहीं थी, डिस्करेजिंग, डिमोटिवेशन अलग होती है। तो अब इंडस्ट्री पर कहाँ से चलेंगी? और अभी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में भी शायद 31% का इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, और अब जनरेटर जो हैं वो डीजल की कॉस्ट कितनी बढ़ गई। ये बताएं कि अगर इस दौरान टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर की लास्ट टाइम जो एक्सपेक्टेड था कि वो कितना एक्सपोर्ट्स अचीव करेंगे, उससे थोड़ा सा वी वर बिलो द मार्क, बट एट द सेम टाइम जो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की, उसमें हमने 40% से ज़्यादा इजाफा देखा। नाउ जिन इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को दरपेश हैं, वो सिर्फ टेक्सटाइल को नहीं है, वो दूसरी इंडस्ट्री को भी है। तो ये क्या है कि एक दूसरी इंडस्ट्री जो है, जो नॉन टेक्सटाइल है, वो अपनी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं बाय ऑलमोस्ट 40-45%, बट टेक्सटाइल जो है कम्पीट नहीं कर पा रहा है। नहीं, मगर उनकी जो एक्सपोर्ट का जो अमाउंट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, एब्सोल्यूट टर्म में अमाउंट कम था ना, लेकिन फिर भी ग्रो तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट कुछ तो ग्रोथ होनी चाहिए थी। ग्रो तो एक अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर होता है, इसलिए कि एज वी मूव अहेड countries would be getting out of export, so there would be room. Textile, I tell you, that has the potential to double its export. They can double the export if we are given a level playing field, if proper support is given. अब आप यानी वो उनकी वो बात करें कि जिनका एक्सपोर्ट अगर 50 लेवल प्लेइंग फील्ड में भी तीन चीज़ें, अगर कोई बड़ी कंपनी है, कोई मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है, ऑब्वियसली जो एक बड़ी कंपनी होगी, एक लार्ज स्केल कंपनी होगी, वो तो एफिशिएंट होती है, उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तीनों को दिया जाए, वो तो बड़ी नामुमकिन सी बात हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। नहीं, अब वो टेक्सटाइल में भी जैसे अभी आफ्ताब मंजूर ने बात की और आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं जी, तो टाइम हैज कम कि वेयर देयर हैज टू बी मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन, इट हैज टू बी कंसोलिडेटेड। छोटी छोटी यूनिट जो हैं वो मे बी दे विल नॉट बी साइज एक्सपेंड करें, यानी कि एक डाइंग है, अब डाइंग अगर 50 टन अगर आप दिन में नहीं कर सकते हो तो फिर जो है वो यू विल नॉट बी एबल टू बी कॉम्पिटिटिव। अजीज साहब एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। किंग्स ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ शो पर मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू मार्केट विद शहजाद इकबाल। अजीज साहब ये बताएं, ब्रेक में जाने से पहले जैसे आप खुद भी बात कर रहे थे, हम आफ्ताब मंजूर साहब से बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ अलाइड बैंक, इससे पहले एमसीबी बैंक में भी काफ़ी अर्सा रहे हैं। ये एक चीज़ बहुत सुनने में आती है कि जो कॉर्पोरेट लॉसेज हो रहे हैं बैंक्स को, उसमें टेक्सटाइल वालों का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। आपने खुद कहा कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने लोन्स लिए हैं और उनको पे बैक करना मुश्किल हो गया, बिकॉज उस वक्त 6% पे लिया था, 15% है। अभी क्या फ़िलहाल सूरत हाल है? आप लोग जब जाते हैं टेक्सटाइल सेक्टर तो लोन मिल जाता है बैंक से इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड? नहीं, बिल्कुल मिल जाता है, वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम। और ये है कि जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग का रेशियो सही न रखें तो यू कैन फेस प्रॉब्लम्स। सो दोज कंपनीज हु वर वेरी एग्रेसिव and we're doing very heavy borrowing, they are facing problem. But overall, we don't see any issue. ग्रुप टू ग्रुप ऑब्वियसली केस टू केस डिफर करता होगा ये चीज। ऐसे तो नहीं है कि जनरलाइज कर लेते हैं कि आप टेक्सटाइल सेक्टर से हैं सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी लोन्स। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न तो ऐसा बैंक की सोच है, न ऐसा हो रहा है। और हम एक ये भी बात कर रहे थे ना आपसे कि जो टैरिफ कंसेशंस हैं जी, उसमें भी जो है वो वी नीड टू गियर अप आ फॉरेन पॉलिसी। अब यू सी दैट ब्लॉक्स बन रहे हैं, आसियान है, जीसीसी भी है, ईयू भी है। अब वो विद इन देमसेल्फ दे एंजॉय टैरिफ कंसेशंस। हम मेंबर हैं सिर्फ सार्क के, और सार्क में भी जो है वो जो सेफ्टा है जो अप्रूव हो चुका है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो
we are standing alone. TDAP ने कितना हेल्प किया है इस दौरान आपको? बिकॉज जब नाम चेंज हुआ था तो कह रहे थे इसके फंक्शंस भी काफ़ी चेंज हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट्स बेटर टू डिफरेंट रीजन्स. इस चीज़ में हेल्प किया TDAP ने? बहुत ज़्यादा अब तक नहीं किया है. नहीं, शायद बात ये ना कि अब वो जो आप एक उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना जो मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स नहीं थे और उनका एक्सपोर्ट में उनको ले आना, तो वो दे डोंट मीन मच. आपका मेन ट्रस्ट जो है जिस चीज़ पे है, जहाँ से आपको रेवेन्यू आना है, उसको इंक्रीज करना है ना आपको. अब देयर आर सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग सेक्टर, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट लॉन्ग टर्म के लिए. देन आई वुड से दैट ज्वेलरी है, जेम्स एंड स्टोन्स हैं, मार्बल पॉलिशिंग है. देयर आर मेनी सेक्टर्स वेयर वी कैन जनरेट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज. जो हमारी स्पोर्ट्स की आइटम्स हम बनाते हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, लेदर है, लेदर हैज गॉन डाउन, कार्पेट हैज गॉन डाउन. वी नीड टू पिक देम अप एंड आई थिंक दैट वी कैन and we have to increase the export come what may, because that is the only way we will be able to narrow down the trade deficit. या तो आप imports को कम कर लें, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें inelastic हैं, you can't help that, but exports बढ़ाकर आप इस gap को ज़रूर कम कर सकते हैं. वो आपने पहले देखिए ना, जब आपने फ्री इकॉनमी की, टेरिफ्स कम किए, उसकी एक मेन वजह तो ये भी थी टू कर्ब डाउन स्मगलिंग. अब आप फिर वहीं जा रहे हैं दोबारा उसी में कि साहब नहीं, आप जो है वो टैरिफ्स इंक्रीज करने हैं, कर्ब डाउन करना है उसके इंपोर्ट्स को. तो फिर देन you know there would be other channels to get those things. So I would say the best way is that we must concentrate on increasing our export. IT we have not done much. Exactly. We should do more in that. Exporters से स्टेट बैंक की भी रिसेंटली शिकायत थी, जब हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल रुपी था, तो उस वक्त स्टेट बैंक ने कहा था कि एक्सपोर्टर्स को चाहिए कि वो अपना पैसा जो है जल्द से जल्द वापस मुल्क में मंगवा लें और रोके ना उसको, बिकॉज आई थिंक एक्सपोर्टर्स वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा प्राइस और डिप्रिशिएट हो, फिर वो जो है एक्सचेंज करें पाक रुपी. क्या था ये सिलसिला? स्टेट बैंक के जो ऑफिसर्स हैं ना, उनकी नॉलेज भी 40-50 साल पुरानी है. अच्छा. दे आर नॉट अप टू डेट. और ये कहना जो है कि आप पैसा रोके नहीं और मंगा लें, या फिर ये कहना कि वो अपना पैसा रोक रहे हैं ना, इसलिए कि जोक. एक ज़माना था कि जबकि ये होता था कि एक भाई यहाँ बैठता था, एक नाइजीरिया में बैठता था, और गुड्स यहाँ से जाते थे, वो बेच करके पैसे यहाँ बेच देता था, वो पैसे रोक सकता था. अब टुडे यू डील विद वॉलमार्ट, सीयर्स, JC Penney's, these sort of companies, Nike. Now, do you think it is possible to ask them to hold back the remittance? It's like a joke. पैसे जो आने हैं, LC जिस रोज इन कैश होनी है, वो इन कैश होनी है. ये कहना कि एक्सपोर्टर्स ने पैसे रोक दिए, हाउ कैन दे? व्हाट डिड स्टेट बैंक मीन एट दैट टाइम? क्या आपने भी सुना होगा ये चीज़, क्या वजह थी उन्होंने? ये पॉसिबल है कि मे बी देयर आर 5 to 10% of their total exports of Pakistan where the goods are sent to their own offices, especially in Africa, and where they are sold and the money comes back. Now there you can ask them that don't make the remittance now, make the remittance after 10 days. But when you're dealing with big companies who are dealing with branded stores, so they're holding the money back is out of question. ये बताएं कि आप क्या टारगेट आप लोगों ने अपने लिए सेट किया हुआ है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए, आपने खुद कहा जजेस भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न्स नहीं नज़र आ रहे हैं. हाँ, लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन है जो कि आगे भी प्रिवेल करेगी, बिकॉज स्पेशली अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन लिया जा रहा है टेररिज्म और तालिबान के अगेंस्ट. तो ये चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए क्या, व्हाट इज द टारगेट फॉर योरसेल्फ? नो, वी फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ बेटर टुमारो. There should be some life strength back in the economy. The export should pick up. The
टेक्सटाइल ग्लोबल स्लो डाउन है, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा हमारे एक्सपोर्ट्स पर? आ रहा है, वो भी दे वन ऑफ द रीजन। ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से जो है द प्राइसेस हैव गॉन डाउन, मार्जिन्स हैव रिड्यूस्ड, दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। बट सेटिंग असाइड एवरीथिंग, वी फील दैट वी शुड बी एबल टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। अजीज मेमन साहब, आप शो पर तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। चेयरमैन किंग्स ग्रुप मिस्टर अजीज मेमन साहब हमारे साथ शो पर मौजूद थे। ही इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट देयर विल बी अ बेटर टुमारो, इन फैक्ट वी नीड अ बेटर टुडे एज वेल। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल एक्सपोर्ट्स में जो है इजाफा देखा जाएगा। चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, कॉस्ट के हवाले से, वॉर अगेंस्ट टेरर, इन तमाम चीज़ों। और गवर्नमेंट से ऑब्वियसली इनकी गुजारिश ये है कि जो चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जो डायलॉग्स इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से किए हैं, यूरोपियन यूनियन से किए हैं, उस तरह के डायलॉग्स का अगर कोई आउटकम जल्द से जल्द आ जाए, R&D, टेक्सटाइल पैकेज, इनके आउटकम जल्दी से आ जाए और इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो सूरत हाल कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे टुमारो सेम टाइम सेम प्रोग्राम। फिलहाल शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।